हिमांशु भैया नमस्कार। जो भी साथी जुड़ते जा रहे हैं वो लोग शेयर कर दें। राहुल भाई नमस्कार। भैया आवाज़ आ रही नहीं आ रही? मुश्ताक भाई नमस्कार। कोई भी एक लोग कमेंट कर दो। सुनील भैया नमस्कार। यूसुफ भाई नमस्कार। शेयर कर दो। विनोद भाई नमस्कार। प्रवीण भाई क्या स्लो है, थोड़ा आवाज़ स्लो आ रही क्या? एक सेकंड, अब आ रही नहीं आ रही? कमलेश भैया नमस्कार। रवि भाई अब देखो आवाज़ सही है नहीं सही है? अब तो सही होनी चाहिए। हाँ ठीक है। शेयर कर दो हिमांशु भाई जरा, आप लोग भी सभी ग्रुप में। सोनू भैया नमस्कार। अब तो यार आवाज़ आनी चाहिए। अब तो जो है काफ़ी पास से बात कर। दिनेश भैया नमस्कार। अरे यार प्रतीक्षित नहीं है, एक्चुअली क्या है ना कि इधर थोड़ा सा व्यस्तता भी थी और बाकी सारी चीज़ें थी, इस वजह से थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पाया। तो त्रिलोकी भाई नमस्कार। त्रिलोकी भाई बोले आवाज़। वीरेंद्र भाई नमस्कार। सर्वेश भाई नमस्कार। सोनू भैया नमस्कार। शिवशंकर भाई हाँ, उत्तर जो भी प्रश्न है आपका सबका जवाब देंगे, लेकिन पहले हम थोड़ा सा अपने जो मुद्दे की बात है उस पर बात करना चाहें। देखिए सभी भाइयों को ये पता है कि जो अपना केस था वो इरशाद साहब की कोर्ट में लगा था, उन्हीं के यहाँ सुनवाई हो रही थी। और जो 23 जुलाई में आदेश पारित हुआ था उसमें थोड़ा सा करेक्शन था। उस करेक्शन के कारण जो है अपना मैटर जो है फाइनली सुना नहीं जा सका। और जब दोबारा करेक्शन एप्लीकेशन वगैरह फाइल हुई तब तक इरशाद साहब का चूँकि ब्रेन स्ट्रोक हो चुका था, तो उस वजह से मामला दिक्कत हो गई। और जो हमारा ऑर्डर था उस ऑर्डर पर सरकार ने रिकॉल फाइल किया हुआ है। और ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि जो रिकॉल होती है वो सेम जज सुनता है। लेकिन अब इरशाद साहब फ़िलहाल 1 से 1.5 महीने की छुट्टी पर चले गए हैं। तो हमारा लोगों का प्रयास ये रहेगा कि अब किसी भी तरीके से नॉमिनेशन करवा करके अपने केस की सुनवाई करवाई जा सके। हम लोग तो इधर 1 हफ्ता तो इसलिए बेकार होगा क्योंकि 1-2 लोगों ने कहा था कि हम नॉमिनेशन फ़ाइल करवा दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी फ़ाइल नहीं हुआ। तो अभी इसीलिए हम लोग कल गए थे। तो कल जा कर के जो भी बातें थी वो सारी हम लोगों ने एडवोकेट सर से कर ली हैं। और आप उम्मीद करिए 2-3 दिन में सारी जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी हो जाएंगी। तो अभी ये मान के चलिए आप कि जो अपना मुद्दा है उसमें 3 चीज़ें होनी है। एक तो पहले तो लिस्टिंग एप्लीकेशन होनी है। लिस्टिंग एप्लीकेशन के बाद जो है या उसके पहले जो नॉमिनेशन होना है वो होना है। हम लोग तो ये चाह रहे थे कि जो 13/156 हमारी लीडिंग पिटीशंस हैं उसी पर जो है फ़ाइल किया जाए, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत उसमें आ गई, इस वजह से फ़ाइल नहीं हो पाई। अब जो भी उन लोगों की रणनीति रही वो सारी चीज़ें रही हों, वैसे फ़ाइल तो किसी में भी किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि हमको किसी में ही फ़ाइल करना ही था तो फिर उपेंद्र सर को
10-12 लाख रुपए देने की कोई आवश्यकता थी नहीं, फिर तो हम अलग अलग एडवोकेट भी कर लेते, ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन फिर भी कल जो मुलाकात हुई है सर से, तो सारी बातें कर ली गई हैं और आप ये उम्मीद करिए कि जो भी फॉर्मेलिटीज़ 1-2 दिन में हैं वो पूरी हो जाएंगी, ठीक ना। कल भी हमको बताया गया था, कल हम लोग जब कोर्ट गए थे तो वहाँ पर 2-3 लोगों ने बताया, लोहा भी गए थे, विजय भाई भी गए थे, बोल रहे थे कि जो है हमने फ़ाइल करवा दिया है, लेकिन ऐसा वहाँ पर फाइलिंग नहीं हुई थी और जिसके कारण आज जो है अभी हमने 4 बजे पता किया, तब तक नहीं फाइलिंग थी, तो इसीलिए मैंने सर के लिए बोल दिया है। तो आप ये मान के चलिए कल तैयार हो जाएगी नॉमिनेशन और लिस्टिंग। तो उम्मीद करिए, हो सकता है अगर सुबह फाइल कर देंगे तो कल शाम तक भी अपडेट हो जाएगी, और अगर कल शाम तक अपडेट नहीं होगी तो आप ये मान के चलिए नेक्स्ट वीक में हम लोग लिस्टिंग एप्लीकेशन और नॉमिनेशन दोनों हर हाल में मंगवा लेंगे। कोशिश इसी हफ्ते में है, लेकिन इस हफ्ते में कल का दिन ही बचा हुआ, शुक्रवार ही बचा हुआ है, ठीक है। तो अगर कल आ जाती, पहले नॉमिनेशन फाइल होगी फिर लिस्टिंग, तो नेक्स्ट वीक में आप ये मान के चलिए कि जो भी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो पूरी हो जाएंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप ये मान के चलिए कि नेक्स्ट वीक में अपने केस की सुनवाई नहीं हो पाएगी, क्योंकि नेक्स्ट वीक में तो 2 ही चीज़ें आएंगी, नॉमिनेशन आएगी और लिस्टिंग एप्लीकेशन आएगी। लिस्टिंग एप्लीकेशन आने के बाद फिर कोर्ट उस पर डिसाइड करेगी, डिसीजन लेगी कि इसकी सुनवाई जो है किस दिन करना है। उसके बाद जो डेट लगाएगी कोर्ट, तब जो है अपने केस की सुनवाई होगी, ठीक है। और उम्मीद ये करिए कि इस बार जब से सुनवाई शुरू हो जाएगी तो पहली डेट जो लगेगी वो तो रिकॉल वाली लगेगी, ठीक ना, तो उस पर तो रिकॉल पर बहस होगी। इसके बाद जो दूसरी तीसरी डेट लगेगी उसके बाद कंटिन्यू होकर के अपना मैटर पूरी तरीके से डिसाइड हो जाएगा। ये जो भी बात एडवोकेट से करके, अन्य लोगों से कर करके जो निकल के आई वो सारी बातें हैं। तो अभी आपको थोड़ा सा वेट तो करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि इरशाद साहब के बीमार होने की वजह से जो अपना मैटर है वो थोड़ा सा डिले हो गया है। लेकिन आप उम्मीद करिए कि चुनाव आचार संहिता या चुनाव से पहले हर हाल में अपना मैटर डिसाइड हो जाएगा और सारी चीज़ें जो आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं आरक्षण मुद्दे से वही मिलने वाला है और उसके इतर कुछ भी नहीं मिलेगा। ये बिल्कुल आप ये मान के चलिए सही है। अब तो आवाज़ आ रही होगी मुकेश भाई, आवाज़ नहीं आ रही क्या? एक सेकंड, आवाज़ कोई कमेंट कर दो यार, आवाज़ आ रही नहीं आ रही पता चला हम बोले ही जा रहे हैं और आवाज़ ही नहीं आ रही, तो फ़ायदा क्या। अच्छा आ रही, तब ठीक है। तो ये सारी बातें हैं। देखिए समस्या जानते हैं कहाँ पर आई, समस्या ये आई कि लोग जो है, हम तो सोच रहे थे कि शायद वो लोग कर देंगे, इतना तो नॉलेज होगा ही, लेकिन कुछ नहीं कर पाएगा। थोड़ा सा भी बता देते कि भैया नहीं हो पाएगा तो हम कब का कर दिए होते, इसमें कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी ना। अभी कल ही एक्चुअली उसमें समस्या सबसे बड़ी एक ये आ रही थी कि क्योंकि अभी फिजिकल कोर्ट बैठी है, ठीक ना, फिजिकल कोर्ट बैठी है और बहुत सारी पिटीशंस हैं जो ऑनलाइन फाइल हुई हैं। तो सबसे बड़ी समस्या ये है ना कि चूँकि फिजिकल कोर्ट है तो नॉमिनेशन और लिस्टिंग फिजिकल एप्लीकेशन पर ही फाइल होती तो वो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन आप लोग जानते हैं कि कोविड सिचुएशन में मोस्टली जितनी पिटीशंस हैं तो वो ऑनलाइन ही फाइल हुई हैं, ठीक ना। तो इस वजह से थोड़ी सी और समस्या आ रही थी और इसमें फिजिकल कोर्ट बैठ रही है। तो नॉमिनेशन और लिस्टिंग या तो 13-156 में है जिसमें फिजिकल फाइलिंग हुई है, इसके अलावा 2-3 और पिटीशंस हैं मात्र वो फिजिकल फाइल हुई हैं, लेकिन उनमें उतना चीज़ें बेहतर नहीं हो पाती जितना बेहतर चीज़ें 13-156 में हो पाती, क्योंकि भाई जो भी पिटिशनर्स हम लोगों के साथ बने सारा पैसा वही दे करके तो मिश्रा सर को फुल पेड किया है। अब वहाँ पर जा करके थोड़ा बहुत जो डिस्प्यूट हुआ उसकी वजह से थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी, लेकिन खैर हम लोग उसको किसी तरीके से मैनेज करने में लगे हैं कि जो भी डैमेज हुआ उसको कंट्रोल में किया जा सके। और जो लोग भी दिक्कत पैदा की उनको ये बात समझने की ज़रूरत है कि भाई जो ये हमारा आरक्षण मुद्दा है यहाँ पर हम आप ये समझ लीजिए कि पूरी लॉबी से लड़ रहे हैं, चाहे वो
आपका जो एडवोकेट है वो भी जनरली है, आपका जो जुडिशरी है वो भी पूरी उन्हीं लोगों की है, पूरी जो गवर्नमेंट है वो भी उन्हीं लोगों की है। उसके बावजूद भी किसी के चैम्बर में जाकर के थोड़ा सा जो चीज़ें हुई वो नहीं होनी चाहिए थी। अगर कोई डिस्प्यूट था भी किसी से इंडिविजुअल, तो बैठ के सॉर्ट आउट कर लेते, उसको किसी के चैम्बर तक ले जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। तो अब वहाँ पर जो चीज़ें निकल के आई वो सब गलत है। अब रवि भाई कह रहे हैं कि गाड़ी पर खड़े होकर के हस्ताक्षर, अब देखिए वही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये 10 दिन हो गए लगभग, और हर बार मिस गाइड कर किया जाता रहा कि अब हो गई अब हो गई। अगर थोड़ा सा बता देते तो मैं खुद कह देता कि भैया ठीक है, आप हम कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और ये भी कहा जा रहा था कि किसी सब पर फाइल हो सकता है, बिल्कुल फाइल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो फिजिकल फाइलिंग हुई है पिटीशन उन्हीं पर होगा, क्योंकि वही कोर्ट में इस समय फिजिकल बैठ रही, तो उन्हीं पर सुनवाई ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहेगी। और अगर किसी पर ही करना था तो हम सारे जितने भी पिटिशनर्स बने थे उन सबका उठा करके पैसा जो 10-12 लाख रुपए था वो उपेंद्र सर को थोड़ी ना हम देते हैं। फिर अगर किसी पर करना होता तो फिर एक दूसरी पिटिशंस करते, एक तीसरी पर करते। तो ये सारी चीज़ें हैं, खैर इन सब पर बात नहीं करेंगे। तो अभी आप ये मान के चलिए कल से हम लोग कल भी मिले थे, आज भी सर से भी बात हुई, हमने आज भी दिखवाया था, अभी तक कुछ भी नहीं आया है। तो कल परसों में जो भी फॉर्मेलिटी है वो पूरी कर ली जाएंगी, और ये मान के चलिए नेक्स्ट वीक में नॉमिनेशन और लिस्टिंग दोनों पिटीशंस के लिए लिस्टिंग आ जाएगी, ठीक है। और लिस्टिंग आ करके फिर रिकॉल पर बहस हो जाएगी, उसके बाद जो है बेंच नॉमिनेट हो जाएगी, सारा काम हो जाएगा। अब समस्या यह है कि अगर यही मैटर अपना इलाहाबाद में होता तो थोड़ा सा आसानी रहती, क्योंकि वहाँ चीफ जस्टिस साहब रोज़ बैठते हैं, तो वहाँ रोज़ का रोज़ नॉमिनेशन चला जाता है। वो अगर सीजे साहब यहाँ बैठते तो अब तक क्या होता कि कोई ना कोई बेंच वो नॉमिनेट कर चुके होते कि जो इरशाद साहब के केसेस हैं वो इनकी बेंच में जाएंगे। लेकिन अभी तक यहाँ पर इस हफ्ते भी चीफ जस्टिस साहब नहीं बैठ रहे, लेकिन जो भी सीनियर एक्टिंग चीफ जस्टिस रहेंगे उनके एप्लीकेशन हम लोग मूव करा रहे हैं, तो वो खुद नॉमिनेट कर देंगे कि इरशाद साहब के जो केसेस हैं वो किन की कोर्ट में मूव किए जाएँ। तो अगर वो नॉमिनेट कर देंगे तो निश्चित रूप से जो है नेक्स्ट वीक में जो है हम लोगों को पता चल जाएगा कि किस कोर्ट में अपना मैटर लिस्ट होगा। और एक बार लिस्ट हो जाएगा तो उसके बाद जो है रिकॉल पर भी बहस हो जाएगी, और आगे जो भी मेरिट की बात रहेगी उस पर भी जो है सारी चीज़ें क्लियर होकर के सामने आ जाएंगी। अब अगर यही मैटर टाइड अप नहीं होता तो डेट लग जाती, कोई दिक्कत नहीं। अब टाइड अप मैटर का इशू यही होता है कि जो जज उसको सुन रहा था वही सुनेगा। अब इरशाद साहब सुन रहे थे, अब चोटिल हो गए, और चूँकि उनके ऑर्डर का रिकॉल भी है तो वो तो उन्हीं को सुनने का जो है अधिकार रहता है। और यदि चीफ जस्टिस या जो भी सीनियर जज रहेंगे, एक्टिंग चीफ जस्टिस रहेंगे, वो जब नॉमिनेट कर देंगे बेंच, तो जो पूरे अधिकार इरशाद साहब को जजमेंट पर थे वही सारी की सारी जो पावर्स हैं वो दूसरे जज के पास चली जाएंगी, ठीक है। तो वो इस वजह से थोड़ा सा और लिंगरान हुआ। अगर ये टाइड अप ना होता या रिकॉल ना होता तो अब तक डेट लग करके अपनी कंटिन्यू हेयरिंग शुरू हो चुकी होती। तो अभी पहला प्रयास हमारा ये है कि जो रिकॉल है और जो नॉमिनेशन वो दोनों एक बार सॉर्ट आउट चीज़ें हो जाएं, उसके बाद कंटिन्यूअस जो है बहस शुरू हो जाएगी। तो ये सारी बातें हैं। बाकी 1-2 दिन में जो है आप मान के चलिए कि कल शाम तक या आगे जब भी रहेगा तो एप्लीकेशन नेक्स्ट वीक में हर हाल में हम लोग कर ले आएंगे। तो ये सारी बातें हैं। बाकी थोड़ा सा ये सब चीज़ें हैं ना कि बहुत सारे लोगों ने प्रश्न भी पूछा था कि भैया कैसे क्या होगा ये सारी चीज़ें। तो बस अभी तक का इतना अपडेट है कि आप ये मान के चलिए कि हम लोगों की नॉमिनेशन और लिस्टिंग दोनों नेक्स्ट वीक तक आ जाएंगी, उन पर सुनवाई हो जाएगी, बेंच नॉमिनेट हो जाएगी, उसके बाद जो डेट लगेगी उस पर जो है अपने मैटर को जो है जो भी कोर्ट डिसाइड होगी, जो भी नॉमिनेट बेंच होगी उसमें जो है अपना केस जो है सुनवाई के लिए लिस्ट हो जाएगा। एक तो ये बात हुई। इसके बाद बहुत सारे हमारे भाई थे, उन लोगों ने बहुत सारे जो है मैसेज किए थे, वो हम एक बार जो है आप लोगों से डिस्कस कर लें
तो इसमें धीरज भाई ने कहा था कि जो हमारे मामले में कमेटी बनी थी उस पर क्या किया गया। हम लोगों ने आंदोलन किया, 6 सितंबर का आंदोलन किया, इससे कंटिन्यूस अभी भी चल रहा है। जो भी बड़े आंदोलन रहे हैं उसमें सारे लोग उपस्थित रहे हैं, ठीक ना। उसमें आप लोगों ने भी काफ़ी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, जो भी चीज़ें हुई सबके सामने हुई। तो जो कमेटी वाली बात है, तो अब मैं किसी की बात काटूंगा नहीं, लेकिन आप ये समझिए कि अपने मुद्दे को लेकर के कोई कमेटी गठित नहीं हुई है, ना गठित हुई थी ना गठित हुई है। वो केवल अज्यूम किया हुआ है कि कमेटी गठित हुई थी। कमेटी की बात कहाँ से निकल के आई वो भी मैं आपको बता दूं। जो कमेटी है वो केवल नई शिक्षक भर्ती के लिए गठित हुई थी कि वास्तव में कितने पद खाली हैं, क्या है, कितने पदों वैकेंसी निकल सकती है, इसके अलावा अगर निकलेगी तो उनका राजस्व मतलब सैलरी वगैरह कहाँ से पेड होगी, इन सब मुद्दों को लेकर के कमेटी गठित हुई थी। अपने मैटर में सिर्फ इतना था, जब हम लोग का 6 का आंदोलन फिक्स हुआ था तो 4 तारीख को एडिशनल एसपी थे, कोतवाल थे, हजरतगंज और चौकी इंचार्ज भी थे, कई सारे लोग थे। तो उन लोगों ने बुलाया था कि भाई आप लोग चलिए, आंदोलन 6 का मत करिए, हम आपको मीटिंग करवा दे रहे हैं, ठीक ना। तो मीटिंग में वही बातें निकल के आई थी कि हम लोगों को कन्विंस नहीं कर पाए। उसमें दीपक कुमार बनी है नई शिक्षक भर्ती के लिए, उसके सामने हम आपको बिठा देंगे, आप अपना जो भी ग्रीवांसेज हैं उनके सामने रेज कर दीजिएगा। और जो मुकुल सिंघल साहब हैं, तो वो चूँकि उत्तर प्रदेश के सबसे सीनियर आईएएस ऑफिसर हैं, तो जो वहाँ पर अधिकारी थे उन्होंने कहा था ठीक है, अगर आप यहाँ से कन्विंस नहीं होते हैं तो हम आपको सर के सामने बिठा देंगे, वहाँ पर आप अपना ग्रीवांस रख दीजिएगा और फिर आगे जो भी चीज़ें होंगी वहाँ पर निकल करके आ जाएंगी। तो ओवरऑल वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ चीज़ों को किसी तरीके से कोलैप्स करने के लिए किया गया था कि किसी तरीके से आंदोलन शांत रहे। तो कमेटी की बात जो निकल के आई थी ये वहाँ से निकल कर आई थी, बाकी कोई कमेटी अपने मैटर के लिए गठित नहीं हुई थी, ना गठित हुई है, ठीक ना। और अगर आप लोग ये उम्मीद लगाए हो कि कमेटी आपको रिपोर्ट देगी, ये देगी, वो देगी, तो कुछ रिपोर्ट नहीं देना है। कमेटी और की बात अगर आप करें तो इससे पहले आपको याद होगा 5 जुलाई, मुझे बिल्कुल एग्जैक्ट अगर मैं सही हूँ तो 5 जुलाई को एक प्रेस नोट जारी हुआ था स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश की तरफ से। उस प्रेस नोट में स्टेट ने एकदम क्लियर कट चीज़ें रखी थी और उन चीज़ों को एकदम उसने बताया था कि किस तरीके से भर्ती प्रक्रिया को उसने संपादित किया है, किस तरीके से भर्ती प्रक्रिया को पूरा किया है, ठीक ना। वो सारी की सारी बातें स्टेट ने प्रेस नोट के जरिए हर जगह पर अभ्यर्थियों के सामने भी रखी थी और बाकायदा एक पीडीएफ जारी हुई थी और हम लोगों को कॉपी भी दी गई थी कि हमने जो कुछ किया है सही किया है। तो वो सारी चीज़ें उसमें सब कुछ लिखा भी था कि किस किस अमेंडमेंट के तहत, किस रूल के तहत, 1994 के तहत किस तरीके से हमने पूरी भर्ती प्रक्रिया को पूरा किया है। ये प्रेस नोट बाकायदा उसने जारी किया था, जो लगभग शायद 11 पेज का या 7 पेज का कुछ ऐसे था, ठीक ना। वहाँ पर स्टेट ने एकदम क्लियर कट बोल दिया था कि हमने जो कुछ भी किया है वो सही किया है। तो ये सारी बातें वहाँ से निकल के आई थी। तो आज की स्थिति ये है कि कमेटी रिपोर्ट कुछ नहीं है, ना ही आपके कमेटी के विषय में कोई बातचीत चल रही है, कुछ नहीं है। अगर कोई आपको आश्वासन दे रहा तो गलत दे रहा है, ये बिल्कुल मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ। इसमें कहीं से भी कोई अगर कोई मुझे गलत साबित कर दे तो मैं जो है आप ये समझिए कि कोई कर ही नहीं सकता है। जो चीज़ें हैं वो मैं बिल्कुल एग्जैक्ट बता रहा हूँ। कोई कमेटी आपके मुद्दे पर नहीं बैठी है। कमेटी की बात कहाँ से उठी है वो मैंने आपको बता दी। कमेटी की बात 4 तारीख को उठी थी कि हम आपको उस कमेटी के समक्ष बिठा देंगे, ठीक ना। तो उसमें वही था, मुकुल सिंघल साहब सीनियर ऑफिसर थे, तो उन्हीं के समक्ष ग्रीवांस जो भी थे तो वो हम लोगों ने रेज करके वहाँ पर पहुँचा दिए हैं। चाहे किसी भी मुद्दे को लेकर के हम भी 2 बार सिंघल साहब से मिले, इसके अलावा सुमित भाई भी मिले, कई लोग मिले, तो सारी बातें वहाँ पर पहुँचा दी गई हैं। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि कमेटी हमारे मुद्दे पर कोई रिपोर्ट जारी करेगी, तो कोई रिपोर्ट नहीं जारी करेगी। क्योंकि अभी लेटेस्ट में जब हम दीपक कुमार के पास मिलने गए थे तो दीपक कुमार साहब ने स्पष्ट कहा था कि जो भी नेशनल काउंसिल ऑफ बैकवर्ड क्लासेस यानी एनसीबीसी है, एनसीबीसी की जो अंतरिम रिपोर्ट थी और वो अंतरिम रिपोर्ट जो थी उसमें हमसे जवाब मांगा गया था, तो हमने वहाँ पर जवाब लगा दिया है, ठीक ना। ये उसने कहा था।
तो हमने कहा था ना कि सर हम जवाब लगाने के लिए थोड़ी ना आपके पास आए थे, हम ये चाह रहे थे कि एटलीस्ट उसका कंप्लायंस हो जाता। जो 3.86 ओबीसी को दिया गया और 16.60 एससी को दिया है, उसके बजाय जो भी हमारा अनरिजर्व कट ऑफ के नीचे 27% ओबीसी और एससी 21% उसको पूरा कर दिया जाए। इसलिए हम लोग आंदोलन कर रहे थे या कोर्ट किया केस किया था, या ये सब सारी चीज़ें की गई थी, वो कंप्लायंस करवाने के लिए किया गया था, ना कि इसलिए किया गया था कि आप वहाँ पर जवाब लगा दो जाकर के, क्योंकि हमको तो पता है कि आप जवाब क्या लगाओगे, ठीक है। और एनसीपी चूँकि इतनी पावर भी नहीं कि वो चीज़ों को सही तरीके से कर सके, ठीक ना, क्योंकि स्टे वाले मैटर में आप देख ही चुके हो, रिपोर्ट का भी देख चुके हो। अभी रिपोर्ट जो हाल ही में लगाई है, किसी ने आपको प्रोवाइड नहीं कराई होगी, लेकिन मेरे पास आ गई है। उसमें उन्होंने ठीक वही सारे तथ्यों को रखा है जो लीगल है, और जब लीगल चीज़ें सामने आ जाती हैं उसके बाद अगर बात करें बैकवर्ड जो कमीशन है तो बेहोश हो जाती है, ठीक ना। तो उनको जो कुछ करना था कर लिया। अब आप ये मान के चलिए अगर हो जाता है तो बेहतर है, बाकी हम लोग जो भी हमारे पास अन्य संसाधन हैं, विकल्प हैं, उनको इस्तेमाल करके हम लोग जो भी चीज़ें हैं उनको सही तरीके से क्लियर करेंगे। अब समस्या ये आ रही है ना कि आप लोग कुछ कौन पनौती है हम लोगों के सामने, क्या दिक्कत है वो तो नहीं जानते, नहीं तो आपको आप क्या बताएं, पिछले दिसंबर में ही आप लोगों ने देखा था कि लगातार एक हफ्ते मैराथन सुनवाई हुई थी और लगभग मैटर फाइनल होने का घर पहुंच गया था। फिर डिस्प्यूट हो गया, दिक्कत हो गई और मैटर फाइनल होते रह गया। उसके बाद आपने देखा मार्च में राजेश चौहान साहब की कोर्ट आई। राजेश चौहान साहब ने भी बड़ा स्पेसिफिक ऑर्डर पास किया, और ना केवल स्पेसिफिक ऑर्डर पास किया बल्कि पूरा फाइनल करने जा रहे थे। वहाँ पर भी कोविड की सेकेंड वेव आ गई और मामला गड़बड़ हो गया। नहीं, वहाँ पर फिर राजन राय साहब की कोर्ट चेंज हो गई थी। तो राजन राय साहब के पास जब मैटर आया तो उन्होंने सुना और उन्हें स्पेसिफिक एक ऑर्डर कर दिया कि चूँकि मैटर भर्ती प्रक्रिया से संबंधित है इसलिए इसको हम जो ज़्यादा लिंगरान नहीं कर सकते, और उन्होंने फाइनली इसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए बोल दिया। लेकिन उसी समय कोविड के नए केसेज आ गए, लखनऊ की स्थिति तो बहुत सारी स्थिति दयनीय हो गई। उसमें कई सारे लोग जो है स्थिति आप अवगत ही हैं, पूरा एक समझ लीजिए कि कितनी बुरी स्थिति उस समय उत्पन्न हो गई थी। तो वहाँ पर क्या हुआ कि इससे ये दिक्कत हुई कि वो जो ऑर्डर राजन राय साहब ने किया था नेक्स्ट डेट पर हम इसको फाइनल डिस्पोज करेंगे, उसके चक्कर में जब कोविड की सिचुएशन इस तरह इतनी बुरी हो गई तो वहाँ से मामला गड़बड़ हो गया। तो वहाँ पर फाइनल होते होते रह गया। चौथा जो मामला आया इरशाद साहब की कोर्ट में। तो इरशाद साहब तो आप जानते हैं कि बहुत बेहतर जज हैं, वहाँ पर उन्होंने ऑर्डर कर दिया, ठीक ना। और कितना स्ट्रिक्ट ऑर्डर था वो बताने की ज़रूरत नहीं, लेकिन वहाँ पर थोड़ी सी आप ये कह सकते हैं कि शायद उतना अनुभव नहीं रहा होगा जो मिश्रा सर के जूनियर हैं। तो जब ऑर्डर आया तो वहाँ पर जो चैप्टर 23 लिख गया था, 23 की जगह 22 होना चाहिए था। उसके कारण जो है स्टेट ने रिकॉल फाइल कर दिया कि भाई यहाँ पर 22 प्रेस विज्ञप्ति जो जारी करने के लिए बोला था ना, तो प्रेस विज्ञप्ति चैप्टर 22 के तहत जारी होती, ना कि 23 के तहत। तो इसके कारण जो है स्टेट ने रिकॉल फाइल कर दिया कि भाई हमको सुना नहीं गया और इस ऑर्डर के तहत हम कैसे जो है जारी करें, क्योंकि ऑर्डर में करेक्शन होना चाहिए। तो मिश्रा जी से जो जूनियर है नीलकमल भाई, उनसे मैंने कहा कि सर इसमें जो है करेक्शन फाइल कर दिए। तो उन्होंने बोला कि हमारी दूसरी पिटीशंस में है और हम ओरल में बोल देंगे। और कहा भी मैंने कि भाई ओरल में कोर्ट में कुछ नहीं होता, कॉमा फुल स्टॉप बदलना होता तब भी करेक्शन एप्लीकेशन फाइल होती। लेकिन उन्होंने कहा शायद अब जो भी दिमाग लगाया हो, नतीजा क्या हो, जब नेक्स्ट डेट पर करेक्शन नहीं हुई तो इरशाद साहब गुस्सा हुए और उसी दिन उनका जो भी ब्रेन स्ट्रोक हो गया और मैटर दिक्कत में आ गया। अगर करेक्शन एप्लीकेशन उससे पहले फाइल हो गई होती तो शायद उसने रिकॉल डिस्पोज होकर के अपना मैटर टाइड अप होकर, वहाँ से टाइड अप नहीं होता, टाइड अप से रिलीज हो चुका था। तो उस समय अगर रिलीज हो गया होता तो आज हमको जो जद्दोजहद करनी पड़ रही है कि ये मान के चलिए कि नॉमिनेशन फाइल करना, लिस्टिंग फाइल करना, ये करना, तमाशा करना, वो समस्याएं नहीं आती। और सिर्फ एक दिक्कत हुई कि वो करेक्शन उन्होंने कहा कि हम ओरल में बोल देंगे, ठीक ना। तो शायद नासमझी कही जाएगी या आप ये समझिए उतना अनुभव नहीं रहा, जो उन्होंने उतना सीरियसली नहीं लिया कि हम चैप्टर 23, 22 में हम ओरल में बोल देंगे।
तो कोर्ट में कभी भी कोई भी आर्गूमेंट, चाहे वो कॉमा का हो चाहे फुल स्टॉप का हो, ओरल में नहीं होता। तो उनकी नासमझी का परिणाम या अनुभवहीनता का परिणाम कहीं ना कहीं इतने जो हमारा समय खराब हुआ उसके कारण जो है सामने आया। खैर, अब उस पर ज़्यादा बहस करना उचित भी नहीं है, शायद उनको खुद न मालूम हुआ हो कि ऐसी स्थिति आ सकती है, ठीक ना, तो इस वजह से उन्होंने नहीं किया था। खैर, अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो चीज़ें होनी चाहिए थी उतना बेहतर तरीके से नहीं हो पाई। बताया जाता है कि हमने सब कुछ कर दिया और एट ए टाइम कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो फिर भी हम लोग हर हाल में नेक्स्ट वीक में सारी चीज़ें ले आएंगे। बाकी अगर जो भाई पूछते हैं कि कब तक डिसाइड हो जाएगा, तो डिसाइड करने की स्थिति में मैंने बता दिया कि डिसाइड तो हमारा पिछले दिसंबर में ही हो जाना चाहिए था, जब लगातार 1 हफ्ते सुनवाई होनी चाहिए थी। अगर उस समय नहीं डिसाइड होता तो चौहान साहब की कोर्ट से डिसाइड हो जाना चाहिए था, वहाँ पर भी थोड़ा सा मैटर लिंगर ऑन हो गया। और फिर जब राजन राज साहब की कोर्ट में आया तब तो बिल्कुल निपटने जा रहा था, वहाँ पर भी थोड़ा सा दिक्कत हो गई। इरशाद साहब के यहाँ कुछ बचा ही नहीं था, तो इरशाद साहब का ब्रेन स्ट्रोक हो गया, ब्रेन हैमरेज हो गया, तो मेडिकल लीव पे चले गए। तो ये सब चीज़ें ऐसी ना कि डिसाइड होते होते रह गया, अदरवाइज़ अब तक काफ़ी पहले ही मैटर अपना जो है डिसाइड हो गया होता है, ठीक ना। तो ये सारी चीज़ें थी। तो अगर आप हमसे ये कहें कि कब तक डिसाइड हो जाएगा, तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि इस बार जैसी कंटिन्यू मैटर अपना सुनवाई के लिए लिस्ट होगा, उसके बाद से जो है ये मान के चलिए कि कंटिन्यू सुनवाई हो करके मैटर फाइनली डिसाइड हो जाएगा। क्योंकि स्टेट भी जितना भागना था भाग लिया है, और हमको नहीं लगता कि स्टेट ये चाहेगी कि हमारा जो ये मुद्दा है आरक्षण वाला, इसको बिना डिसाइड कराए वो चुनाव में उतरे, क्योंकि कितनी थू हो चुकी है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। और कहीं ना कहीं स्टेट पूरी तरीके से ये मान के चलिए कि हम लोगों के पूरी तरीके से अगेंस्ट है। अगर आप कहीं से भी ये सोचें कि स्टेट हमारे साथ मर्सी ग्राउंड पर या कोई हमारे साथ सहानुभूति करेगी, तो बिल्कुल नहीं करेगी। आपने उत्तर प्रदेश सरकार से सीधी टक्कर ले ली। सीधी टक्कर लेने का मतलब आप सिस्टम से टकरा गए। सिस्टम से टकराने का आप सीधा सीधा मतलब आप समझ लीजिए कि हम लोगों ने, भाई अगर हम उस जगह पर हैं तो भले उसमें किसी ने गलत किया हो, लेकिन उसमें जिम्मेदारी सबकी रहेगी। हम लोगों में क्या, हम लोग SCRT के सामने बैठते हैं और मंत्री को गरियाने लगते हैं कि मंत्री चोर है। हम लोग SCRT के सामने बैठते हैं, कहते हैं बाबा तुमसे बैर नहीं, अधिकारियों खैर नहीं। आप अधिकारियों को उल्टा सीधा कहने लगते हो। उसके बाद रही सही कसर क्या होती कि हम लोग हर जगह पर बाबा को बदनाम करने के लिए चीज़ों को ओपन कर देते हैं, चाहे वो किसी भी तरीके से हो, चाहे वो पोस्टर की तरीके से हो। हालांकि ये सब चीज़ें सही हैं, ठीक है, अच्छी हैं, होनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं इससे अगर बीजेपी को लग रहा है कि इससे उसकी छवि को नुकसान हो रहा है, तो उस चीज़ को ईगो का प्रश्न बना लेती है, ठीक ना। यहाँ पर उसको यही लगा वो कहीं ना कहीं जब हमने स्टेट को गाली देना शुरू किया, जब हमने अधिकारियों को गाली देना शुरू किया, जब हमने हर जगह पर उसको बदनाम करना शुरू किया, तो उसको सीधा सीधा लग गया, जो कि फीडबैक अधिकारी भी दिए, मंत्री भी दिए, सब लोगों ने दिए, तो उनको सीधा सीधा लगा कहीं ना कहीं इसको राजनीतिक मौके के रूप में और हमारी सरकार को बदनाम करने के लिए ये धरना प्रदर्शन या ये चीज़ें हो रही हैं। जैसा कि सतीश द्विवेदी ने तो पूरे भरे सदन में बोल दिया था कि ये सपा के आदमी हैं, आकर के हमारा घर घेर लेते हैं, सारी चीज़ें कर लेते हैं। तो वो इसलिए नहीं कहा था कि हम लोग उनके सामने आरक्षण मांगने गए थे, बल्कि उसने इसलिए कहा था क्योंकि उसको गालियाँ दी गई थी, ठीक ना। क्योंकि कभी आपने देखा कि 22,000 वाले जो बच्चे हैं, कभी आपने सोचा कि उनके लिए कहा गया कि ये विपक्ष की तरफ से हैं या सपा या बसपा के एजेंट हैं? कभी नहीं कहा गया। क्यों? क्योंकि उनको उनके सामने सतीश द्विवेदी को गाली नहीं दी गई। उन्होंने जो है छीन लेंगे, वो कर लेंगे, फलाना कर लेंगे, ये बातें नहीं हुई। उन्होंने अधिकारियों की खैर नहीं, इस तरीके की नारेबाजी नहीं की। बहुत सारी बातें हैं उसमें, तो खैर अब इन सब पर बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाना चाहिए। लेकिन ये बातें ऐसी हैं ना कि स्टेट आपसे पूरी तरीके से चिढ़ी हुई है, और सिर्फ इसीलिए उसने NCPC में
सारी चीज़ें जो भी जवाब लगाया है वो आप देख लीजिए। उसमें पूरी उसने जो एक तरीके से अपनी पूरी पॉलिसी का यूज़ किया है, जो स्टेट की राइट्स होते हैं, स्टेट की पावर होती है, उसके तहत उसने सबको दिखा दिया कि हमारी पावर है, हमको जो अच्छा है हमने अपने हिसाब से सही लगा है। अगर आपको लगता है कि हाँ ये सही नहीं है तो उसको आप चुनौती दीजिए, ठीक ना। तो कहीं ना कहीं आपको ये समझने की ज़रूरत है कि जो मैं शुरू से कह रहा हूँ, रिपोर्ट और स्टे, वो सारी चीज़ें मैं अपने उन्हीं बातों पर पूरी तरीके से अक्षरशः शब्दशः अडिग हूँ, ठीक ना। लेकिन अब समस्या यहाँ पर यही आ रही ना कि कोर्ट में भी थोड़ी सी चीज़ें होते होते रह जा रही ना, तो यही है कि जो कुछ हो रहा है उस पर भी ध्यान दे दिया जाए। तो ये सब बातें हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि मैटर जब भी डिसाइड होगा थोड़ा सा डिले हो सकता है। आप ये बिल्कुल भरोसा रखिए कि थोड़ा सा डिले भले हो जाए, लेकिन फाइनली जब डिसीजन आएगा तो निश्चित रूप से हम लोगों के, आप लोगों के फेवर में आएगा, ठीक ना। देर आए दुरुस्त आए, वो हमारा सिद्धांत है कि अगर देर भी हो गई और सही तरीके से आ गए तो ज़्यादा सही रहेगा। अदरवाइज वही हसर होगा कि कूद फांद करके सुप्रीम कोर्ट जाओ, वहाँ से खारिज करके लौट आओ, कूद फांद करके स्टे एनसीबीसी से लगवाओ और उसका कंप्लायंस ना होकर के सरकार द्वारा फाइनल करवा लिया जाए। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक ना। आप करिए, अच्छी बात है, सारी चीज़ें हैं, ठीक ना। लेकिन अगर कहीं से भी आपको लगता है कि तुरंत हमको मिल जाए तो भैया तुरंत अभी नहीं मिलने जा रही है, बिल्कुल आप ये मान के चलिए 100% सच्चाई है, ठीक ना। तो अगर आपको लगता है कि आप कहीं बेहतर कर सकते हैं तो आप करिए, इसको अवसर की तरीके से लीजिए। और अगर आप सोचो कि अभी हम हर जब हेयरिंग होगी तब हमको नौकरी मिल जाएगी, तो इतना आसान नहीं रहता है। आप सोच के देखो, अगर कोर्ट केस, आयोग, धरना प्रदर्शन से अगर फटाफट महीने 10 दिन में 10 से 15 दिन में या हफ्ते में या लास्ट वीक में अगर इस तरीके से नौकरियां मिल जाती होती तो हर आदमी संगठन बना करके चीज़ों को तुरंत जो है अपने अंडर कंट्रोल कर लेता है, ठीक ना। तो थोड़ा सा सब्र रखिए, अपने पक्ष में ही रहेगा मैटर, अगेंस्ट नहीं जाएगा, ये बिल्कुल श्योर है, ठीक ना। इसके अलावा एक बात और एक भाई ने पूछा है कि उत्तर कुंजी वाला जो मैटर है वो डिसाइड हो गया, अपना मैटर रह गया, ठीक ना। तो आपको मैं बता दूं कि उत्तर कुंजी वाला जो मैटर है, पहली चीज़ तो वो 2019 का केस है। 2019 का केस वो भी तब है जब लिखित परीक्षा मात्र हुई थी और उसकी आंसर की आई थी, उत्तर कुंजी आई थी। तो ऑलरेडी वो लोग 3 साल से वो कर रहे हैं और जो भी ऑर्डर उनके आ रहे हैं वो सब अधकचरे ऑर्डर आ रहे हैं। हाई कोर्ट सिंगल बेंच का अलग कचड़ा आता है, डीबी का अलग आता है, सुप्रीम कोर्ट का अलग आता है। आप देखिए क्या स्थिति है कि लखनऊ में सिंगल बेंच में चल रहा, डीबी में वहाँ से डिसाइड हो गया और एक बंदा सुप्रीम कोर्ट पहुँच गया, ठीक ना। तो इस तरीके से अगर चीज़ें को छीछा लेजर करनी है तो उसका कोई मतलब थोड़ी ना है, ठीक है। अब वहाँ पर क्या है, तो हमारा केवल इतना उद्देश्य है कि जब भी डिसाइड हो, या भले थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लग जाए, लेकिन वो एकदम नीट एंड क्लीनली मेरिट पर डिसाइड हो। मेरिट का मतलब ये हो कि हाँ उसमें कहीं पर स्टेट के ऊपर न छोड़ दे कि आप स्टेट को रिप्रेजेंटेशन दीजिए, स्टेट विल हैव टू डिसाइड। तो ऐसी चीज़ें हमको नहीं चाहिए, हमको फाइनली मेरिट पर डिसीजन चाहिए। मेरिट का मतलब ये है कि हम सही हैं तो हमको दीजिए, गलत है तो हमको ख़त्म कर दीजिए, सिर्फ इतना सा मैटर है, ठीक ना। हम उस तरीके से जानते हैं, ठीक ना। तो ये आप उत्तर कुंजी वाले मैटर से और अपने मैटर से आप जो भी एक दूसरे को कोरिलेट नहीं कर सकते हैं, उसमें अलग इशू है, हमारे यहाँ अलग इशू है, ठीक ना। वहाँ पर तो अब उत्तर कुंजी वाला जो ऑर्डर है वो ऑर्डर भी अपने आप में जो है काफ़ी आश्चर्य वाला है। उसमें कोर्ट ने ये भी पिटिशनर्स को भी एकमोडेट कर दिया है, साथ ही साथ ये भी लिख दिया है कि इसको नज़ीर ना बनाया जाए, ठीक ना। तो इस तरीके के ऑर्डर को कंप्लायंस करने पर स्टेट को भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, ठीक ना। और वो वहाँ का डबल बेंच का है, उन्होंने परिभाषा वाले पर आंसर दिया है, बच्चों को दिया है, साथ ही साथ उसमें इन्होंने नज़ीर ना बनाया जाए ये भी बोल दिया है, ठीक ना। इसके अलावा उन्होंने जो रिट कोर्ट में थे बच्चे उन्हीं को दिया है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो आप दोनों को कोरिलेट मत करिए। जो भी है हमारा मुद्दा 69 जिले में सबसे बेस्ट मुद्दा है, हमारे पक्ष में आएगा, बिल्कुल नीट एंड क्लीन ऑर्डर आएगा, स्पेसिफिक आएगा कि
मतलब यस और नो में आएगा, ठीक ना। वो बीच का लीपा पोती वाला नहीं आएगा कि हाँ उत्तर मतलब एक नंबर भी बढ़ा दो और बाकी क्वेश्चन को मेरिट पर भी नहीं है, ठीक ना। हालांकि अभी उत्तर कुंजी में एक सबसे बड़ा सामना जो उन लोगों को करना पड़ेगा वो रणविजय सिंह एंड अदर्स का सामना करना पड़ेगा, जिसमें उन्होंने साफ साफ बोला है कि जब भी मैटर जो रहेगा तो इस जो भी अथॉरिटी होगी उस अगर कहीं पर कंट्रोवर्सी रहेगी तो अथॉरिटी जो सही उत्तर मानेगी वो माना जाएगा, ठीक ना। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि जब यहाँ मैटर चल रहा था लखनऊ में तो उसमें डॉक्टर साहब बहस कर रहे थे, एलपी मिश्रा साहब, तो उन्होंने इसीलिए कहा था कि यूजीसी की से जो है उन क्वेश्चंस पर एक ले लिया जाए, पूरा कंपाइल करवा करके मंगा लिया जाए कि हाँ कौन से क्वेश्चन का कौन सा उत्तर सही है, क्योंकि कोर्ट को ये पावर नहीं है कि कौन सा सही उत्तर है कौन सा गलत उत्तर है, कोर्ट नहीं डिसाइड कर सकती है, ठीक ना। इसीलिए बहुत अच्छा सा इन्होंने किया था, लेकिन अब वहाँ से इलाहाबाद को हाई कोर्ट ने ये कह दिया कि एक नंबर दे दो, अगर एक नंबर से उनका हो जाता तो ऐसे लोगों को पिटिशनर्स को दे दिए जाए। तो ये सब चीज़ें हैं। तो दोनों अब यहाँ लखनऊ से अब देखो अगर अलग आर्डर पास हो जाएगा तो फिर दिक्कतें पैदा होंगी, तो आप इससे मत कंपेयर करिए। हमारा जब भी थोड़ा सा डिले हो रहा है लेकिन ऑर्डर आएगा तो बिल्कुल सही ऑर्डर आएगा, ठीक ना। इसके बाद कुछ भाई हमारे और भी बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि भैया जीत मिलेगी या नई भर्ती की तैयारी शुरू कर दें। देखिए भैया मैं बिल्कुल क्लियर कट बता दे रहा हूँ कि अपना मुद्दा 110% अपने फेवर में ही रहेगा, अगेंस्ट में नहीं जाएगा, बिल्कुल आप नोट कर लीजिए। हाँ थोड़ा सा डिले हो सकता है, मैं अन्य लोगों की तरह आप बिल्कुल ये नहीं कहूँगा कि हाँ अगले हफ्ते आपको नियुक्ति मिल जाएगी या ये हो जाएगा वो हो जाएगा, मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा। ना मुझे आदत है गलत कहने की, झूठी सांत्वना देने की, ना मैं देता हूँ। अपना मैटर हर हाल में अपने फेवर में रहेगा, अगेंस्ट में नहीं जाएगा। रही बात नई भर्ती की तैयारी करने की, तो आप अगर नई भर्ती ये यूसुफ भाई हैं, तो अगर आप नई भर्ती की तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल करिए, लेकिन हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि जो आरक्षण मुद्दा है वो उसमें हम लोगों को निश्चित रूप से जीत मिलेगी और अपने फेवर में ही रहेगा। थोड़ा सा कोर्ट में जब आप होते हैं तो थोड़ा सा सब्र रखने की ज़रूरत होती है, ये आपको समझने की ज़रूरत है, ठीक है। तो बाकी आप नई भर्ती की तैयारी करना चाह रहे हैं करिए, लेकिन आरक्षण मुद्दे पर हर हाल में हम लोगों के पक्ष में ही डिसीजन आएगा और हम लोग जीतेंगे जरूर। इसके बाद जो है अवनीश भाई लिखते हैं कि सारे सीनियर वकील होने के बाद भी सरकार की जगह हमारे वकील ही लंबी डेट क्यों ले रहे हैं। देखिए ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमारे वकील लंबी डेट लें, उसमें कोई दिक्कत ऐसा कभी नहीं हुआ कि लंबी डेट लिए जाए। उसमें मैं आपको बता दूं कि जो 23 जुलाई से 23 अगस्त 1 महीने की डेट मिली थी वो इसलिए मिली थी क्योंकि कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि 4 हफ्ते में 2 हफ्ते में विज्ञप्ति जारी की जाए। जो लोग ओबीसी एससी की सीट पर चयनित हो गए हैं ऐसे लड़कों को सॉर्ट आउट किया जाए और पेपर में विज्ञप्ति जारी की जाए कि ये लोग अगर कोर्ट में अपना पक्ष रखना चाहें तो रख सकते हैं। तो जो 23 जुलाई का ऑर्डर हुआ था उस 23 जुलाई के ऑर्डर में ही ये मेंशन था, लेकिन वहाँ पर जो चैप्टर 22 की जगह 23 लिख गया था वो दिक्कत पैदा कर गया। अदरवाइज जो वो 1 महीना था वो फाइनल डिसीजन था, ठीक ना। तो यहाँ पर हमारे सामने 2 समस्याएं हैं। पहली चीज़ तो एक तो 22 की जगह 23 लिख गया, दूसरी चीज़ जिसने रिकॉल पर उसी ग्राउंड पर स्टेट ने रिकॉल फाइल कर दिया, और सबसे बड़ी दुख की बात हम लोगों के लिए ये रही कि जो है इरशाद साहब की कोर्ट जो ब्रेन स्ट्रोक हो गया उससे जैसे दिक्कत हो गई। तो अब उससे हम लोग उबर रहे हैं धीरे धीरे, तो आप उम्मीद करिए कि अब अपना मैटर जल्दी रनिंग में आ सकता है। इसके अलावा आपका दूसरा प्रश्न है कि क्या सारे सीनियर वकील कोर्ट में एक साथ आकर के इस मैटर को प्राथमिकता से निवारण करने के लिए प्रे नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन चूँकि उपेंद्र सर ने ये कहा था कि भाई जब तक मैं बहस करूं किसी दूसरे को बीच में मत लाइएगा, इसलिए थोड़ा सा हम लोग उनके बातों का सीनियर एडवोकेट है सम्मान करते हुए अन्य लोगों को थोड़ा सा उनसे पीछे ही रख रहे थे कि सर को अगर आगे हैं तो बहस कर रहे हैं तो उन्हीं को करने दीजिए, बीच में
कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपसी वर्चस्व की लड़ाई हो जाती है कि भाई हमारा मैटर है, उनका मैटर, अगर ये खड़े होंगे तो हम नहीं होंगे, हम होंगे तो ये नहीं होंगे, तो वो चीज़ें ना होने पाए। इसलिए हम लोगों ने सोचा था कि ठीक है, उपेंद्र सर बहस कर रहे हैं, सारी चीज़ें हैं, तो फिर भी अगर ऐसा है तो जो आप ये बता रहे हैं बिल्कुल हम लोग इसको सोच के रखे हैं। तो अभी मैटर लिस्ट होने दीजिए, नॉमिनेशन होने दीजिए, सारी चीज़ें हो जाएं, फिर हम निश्चित रूप से फाइनल करने के लिए सभी को खड़ा करके इसको डिसाइड करवा देंगे। और बाकी अपने मैटर में ज़्यादा बचा भी कुछ नहीं है, ये आप बिल्कुल समझने की कोशिश करिए। और इसके बाद करें कि सभी लोग ऐसे ही टीम में रहें जिनकी वर्तमान में जो प्राथमिकता है वो नौकरी। देखिए जितने भी अपने साथ साथी जुड़े हुए हैं, चाहे वो पिटिशनर के रूप में हो, चाहे आंदोलन में लोग रहे हों, सबकी जो एकमात्र उद्देश्य है वो नौकरी ही है। एक सेकंड में, हेलो, काहे लिए? अरे तो बताइए यहाँ तक छोड़ दें, वहाँ अपनी गाड़ी है कि मतलब वहाँ से किराए की तरह कैसे लेगा? ठीक है, आ रहे हैं 5 मिनट। कहाँ आ जाए फिर? ठीक है, आ रहे हैं, आ रहे हैं। ठीक ठीक है, कपड़े पहन कर। तो ये सारी बातें हैं। और इसके अलावा जो है तो ये बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि भैया अभी तक हम आंसर की पे याची नहीं बने थे, क्या लखनऊ में बन सकते हैं? देखो आंसर की पर बनने से कोई, जिनका एक आधा गुणांक से रुका हुआ हो वो लोग बन जाओ, और बाकी जिनका गुणांक 64, 65, 63, 62 ये हैं, तो हमें नहीं लगता कि बाकी बनने के लिए कोर्ट में कुछ भी हो सकता है, लेकिन पॉसिबिलिटी उनकी ज़्यादा है जिनका पॉइंट से रुका हुआ है, क्योंकि आगे क्या हो जाए कैसे हो जाए ये कोई नहीं कह सकता, लेकिन अन्य लोगों की अपेक्षा उनका ज़्यादा है जो लोग पॉइंट से रुके हुए हैं। तो वो चाहे तो अपना बन जाए, इसमें जो है मैं किसी को नहीं कहूँगा, लेकिन आप अगर पॉइंट में हैं तो आपके लिए एक मौका हो सकता है। कमलेश भाई बोल रहे हैं कि आचार संहिता से पहले मुद्दा सॉल्व हो जाएगा। आप पूरी उम्मीद रखिए कि आचार संहिता से मुद्दा पहले अपना सॉल्व हो जाएगा। त्रिवेंद्र भाई बोल रहे हैं कि अपने केस की सुनवाई प्रॉपर तरीके से कब हो सकती है? देखिए प्रॉपर तरीके से मैंने बता दिया कि जो भी फॉर्मेलिटी है वो मैंने पूरी करने के लिए हम लोग सारा काम कर रहे हैं, और उम्मीद है नेक्स्ट वीक में सारी चीज़ें आ जाएंगी। और उसके बाद जो भी कोर्ट डेट डिसाइड करेगी उस पर जो है पहली डेट पर तो रिकॉल पर बहस होगी, उसके बाद जो डेट लगेगी वहाँ पर से जो है अपना मैटर डिसाइड होगा। फिर मनीष भाई, हमने आपकी जो बातें सारा जवाब हमने लगभग दे दिया है। अंकित भाई, फिर अमित यादव भाई कह रहे हैं कि एमआरसी केस में याची लाभ मिलेगा, जो रिपोर्ट थी 58 से 44, अगर वो मिलती है तो लास्ट गुणांक कितना जा सकता है? देखिए अमित भाई, मैं आपको एक बात बिल्कुल स्पेसिफिक बता दूं कि जो ये 58-44 वाला आपका बात है ये बिल्कुल गलत है। 58-44 कभी नहीं मिलेंगी, और जो लोग सोच रहे हैं कि 58-44 हो सकता है, तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं, ना लीगली पॉसिबल है, ना स्टेट की पावर में ही है कि वो 58-44 ऐसा दे दे, क्योंकि स्टेट ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे मुद्दा बनने के बजाय वो बिगड़ जाए। तो इसलिए 58-44 वाला मैटर तो आप भूल लीजिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। रविंद्र भाई बोल रहे हैं कि इरशाद साहब की बेंच में कब तक मैटर सॉल्व होगा? देखिए इरशाद साहब तो 1.5 महीने छुट्टी पर चले गए हैं, तो इसीलिए हम लोग नॉमिनेशन करवा रहे हैं। कोई कोर्ट में जिसमें नॉमिनेशन हो जाए तो वहाँ अपना मैटर सुना जाएगा, तो इरशाद साहब तो 1.5 महीने बाद ही आ पाएंगे, इसी वजह से सारी समस्याएं हो गई हैं। बबलू भाई पूछ रहे हैं कि जो है समय निकला जा रहा है, कुछ कीजिए। देखिए वो तो बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि जो अपना मैटर है समय तो ज़रूर लग रहा है, लेकिन मैंने पहले बताया कि देर आए दुरुस्त है। अगर थोड़ा सा देर भी हो जाए, अगर अपने पक्ष में डिसीजन हो तो सही रहता है। देखिए लोगों ने कितना उत्पात मचाया, सुप्रीम कोर्ट चले गए, खारिज होकर के चलाया, कई सारी चीज़ें उसमें बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है। हर जगह जल्दी जल्दी चक्कर में आज यहाँ तक पहुँचा दिया। लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया 1 हफ्ता हमको दे दो, आंदोलन में हमको निष्पत्ति दे देंगे, नतीजा 4 महीने होने वाला है, अभी कुछ नहीं है। तो आप ये मत कहिए कि तुरंत हो जाए। हम भी कह रहे हैं कि जिन लोग जो भी भाई बहन प्रयास कर रहे हैं सबके प्रयास सराहनीय हैं,
और चाहे वो आंदोलन में हमारे जो भाई बैठे हैं वो भी बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं, सारी चीज़ें हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप ये सोच के चलिए कि भले थोड़ा सा डिले हो जाए लेकिन अपने पक्ष में रहे, वो ज़्यादा बेहतर है। जल्दबाजी में पता चला ऐसा न खा लो कि अपना ही मुंह जल जाए, तो ऐसी स्थिति से बचने की ज़रूरत है। तो ये चीज़ें हैं, और बाकी नेक्स्ट वीक में सारी चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, तो लगभग सारे प्रश्न का जवाब दे दिया, और जिसको भी अगर कोई चीज़ रह गई हो, अगर आपको लगता है तो जो मेरा व्हाट्सअप नंबर मैंने दे दिया है उस पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।